Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is यूरेलाइट. हम जानेंगे यूरेलाइट के बारे में. A recent study suggests that Madhya Pradesh famous Dhala impact crater was created by an extraordinary rare and ancient meteorite known as यूरेलाइट. एक रिसेंट स्टडी जो है उसमें सजेस्ट किया गया है कि जो मध्य प्रदेश का फेमस ढला इम्पैक्ट क्रेटर है ये क्रिएट हुआ था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेयर और एंशियंट मेटोराइट के कारण, जिसको कि हम यूरेलाइट के नाम से जानते हैं. हम जानेंगे मीटोराइट होता क्या है. मीटोराइट आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रॉक्स और मेटेलिक ऑब्जेक्ट दैट सर्वाइव देयर जर्नी थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड लैंड ऑन द प्लैनेट सरफेस. दे ओरिजिनेट फ्रॉम एस्टेरॉइड, कॉमेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी इन स्पेस. जो मेट्रॉइड होते हैं वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रॉक या मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं. उनका जो जर्नी होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का और वो लैंड करते हैं प्लेनेट के सरफेस पे. ये ओरिजिनेट करते हैं एस्टेरॉइड, कॉमेट या किसी और सेलेस्टियल बॉडीज से स्पेस के. ये यूरेलाइट के बारे में हम जान लें. ये आपका रेयर क्लास है प्रिमिटिव मेटोराइट का जो कि कंसिस्ट करता है सिलिकेट रॉक को ओलिवाइन और पायरेक्सिन के साथ और साथ साथ लेस देन 10% कार्बन, मेटल सल्फाइड एंड फाइन ग्रेन सिलिकेट भी होता है. Ureilite that created the Dhala crater was approximately 1 kilometer in diameter and crashed into Earth's atmosphere at an extraordinary speed of 15 kilometer per second about 2500 to 1700 million year ago. और जो यूरेलाइट है जो कि जिसने क्रिएट किया था ढाला क्रेटर को, ये अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर है डायमीटर में. इसने क्रैश किया था अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड के साथ जो कि 15 किलोमीटर पर सेकेंड का था 2500 से 1700 मिलियन ईयर अगो. क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट आशा कर रहे हैं कि वो अनकवर कर पाएंगे और ज्यादा सीक्रेट को जो रियर मेटोराइट क्रेटर है इसके बारे में और जो इनका पोटेंशियल रोल है अर्थ के अर्ली हिस्ट्री में, साथ साथ जो इम्पैक्ट और वाटर को लेकर प्लेनेट का है, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ है, उसके बारे में वो और ज्यादा समझ पाएंगे. द ढाला क्रेटर इज एशिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर. और जो ढाला क्रेटर है ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है. ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको मेमोराइज होना चाहिए. इन इंडिया 3 मेटेयोर इम्पैक्ट क्रेटर आर फाउंड. और इंडिया में 3 जो है मेटेयोर इम्पैक्ट क्रेटर पाए जाते हैं. ये कौन कौन से और कहाँ पे है? तो रामनगर में राजस्थान के, लोनार में महाराष्ट्र के और ढाला में एमपी के. तो ये आपको मेमोराइज होना चाहिए. कोकोस किलिंग आइलैंड. तो हम जानेंगे कोकोस किलिंग आइलैंड के बारे में. रिसेंटली एन इंडियन नेवर डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड एन इंडियन एयरफोर्स C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विजिटेड ऑस्ट्रेलिया कोकोस किलिंग आइलैंड, enhancing the strategic reach and military interoperability between India and Australia. अभी हाल ही में जो इंडियन नेवी का डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था और इंडियन एयरफोर्स का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, इसने विजिट किया था ऑस्ट्रेलिया के कोकोस किलिंग आइलैंड को. ये आइलैंड किसका? ऑस्ट्रेलिया का है. ये इनहेंस कर रहा है जो स्ट्रेटेजिक रीच और मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में. इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया साइन अ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट इन 2020 and the two navies signed the joint guidance for the India-Australia Navy-to-Navy relationship document in August 2021. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को 2020 पे और जो दोनों नेवीज था इन्होंने साइन किया था जॉइंट गाइडेंस फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट को अगस्त 2021 पे. द कोकोस किलिंग आइलैंड आर अ रिमोट टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द इंडियन ओशियन approximately 3000 kilometers northwest of Perth in Western Australia and comprise 2 coral atolls made up of 27 smaller islands. और जो कोकोस किलिंग आइलैंड है ये आपका रिमोट टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया का इंडियन ओशियन में. अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर ये नॉर्थ वेस्ट में है पर्थ इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के और ये कंप्राइज करते हैं 2 कोरल एटोल्स को जो कि बने हुए हैं 27 स्मॉलर आइलैंड से. आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको लोकेशन को, कोकोस किलिंग आइलैंड का ऑस्ट्रेलिया का. ये किधर है? ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद ईस्ट टाइमोर, पापुआ न्यू गिनी, ये सारे कंट्री के लोकेशन को आप याद करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीति आयोग टुवर्ड डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023. तो जानेंगे इसके बारे में हम. नीति आयोग रिलीज दी टुवर्ड डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023 रिपोर्ट टू सपोर्ट ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी. तो किसने रिलीज किया इस रिपोर्ट को? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो नीति आयोग ने रिलीज किया था टुवर्ड डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023 रिपोर्ट को जो कि सपोर्ट कर रहा है ग्लोबल डिस्कशन को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को लेके इंडिया के G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान. ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट होता क्या है? तो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर.
जैसा कि नाम बता रहा है, डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट जो है ये रिफर करता है वैसे प्रोसेस को जो रिड्यूस करे या एलिमिनेट करे कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से, उसी को डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, यूजिंग अल्टरनेटिव फ्यूल, इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव मोबिलिटी। ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। स्टेटस ऑफ एमिशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, क्या स्टेटस है एमिशन का ट्रांसपोर्ट सेक्टर से? तो एज ऑफ 2021 द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू अराउंड 14 to 15% ऑफ द कंट्री टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। 2021 के दौरान जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है भारत का, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 14 से 15% कंट्री के टोटल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के लिए। ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रोड ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 90% टोटल CO2 एमिशन के लिए। इंडिया का टारगेट है कि वो अचीव करे नेट जीरो एमिशन को 2070 तक। की हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट का? इंडिया इज स्टिल नो ओवरऑल एमिशन और एनर्जी टारगेट फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। भारत का अभी भी कोई ओवरऑल एमिशन या एनर्जी टारगेट नहीं है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। इंडिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर एमिशन कुड इंक्रीज 65% बाय 2030 एंड 197% बाय 2050 फ्रॉम 2020 लेवल। और ये मानना है कि इंडिया के जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एमिशन है वो बढ़ेगा 65% तक 2030 तक और 197% तक 2050 तक 2020 के लेवल के अनुसार। कंट्रीब्यूटर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसके लिए कंट्रीब्यूशन होगा रोड का, सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होगा वो रोड के कारण, उसके बाद रेल ट्रांसपोर्ट के कारण। इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया, क्या इनिशिएटिव लिया गया भारत के द्वारा इसके लिए? भारत इज 6 एमिशन स्टैंडर्ड, फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बाय नीति आयोग एंड WRI इन इंडिया, फेम इंडिया, पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, incentive under the production linked incentive scheme, decarbonizing transport initiative of the ITF promote carbon neutral mobility to help stop climate change। ये कुछ इनिशिएटिव है जो कि लिया जा रहा है भारत के द्वारा। कंक्लूजन इससे हम ये निकाल सकते हैं कि इंडिया को आवश्यकता है एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की, ताकि वो डिकार्बोनाइज कर सके ट्रांसपोर्ट सेक्टर को और पूरा कर सके इनके नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC को, और रिड्यूस करे जो आपका मिशन इंटेंसिटी है इसके DGP का 45% तक 2030 आने तक इसको रिड्यूस करे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलिंग इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, PIB का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जानेंगे इसके बारे में हम। द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग इन पार्टनरशिप विद अमेजॉन वेब सीरीज इंडिया टू ऑफर स्किलिंग प्रोग्राम ऑन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो कौन कर रहा है इसको ऑफर और किसके साथ मिलके? तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है उन्होंने पार्टनरिंग किया है अमेजॉन वेब सर्विस के साथ भारत का, ताकि ऑफर किया जा सके स्किलिंग प्रोग्राम को एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए। मकसद क्या है इसके पीछे के? ये कोलैबोरेशन एम्स टू अप स्किल स्टूडेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI एंड नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन एरियाज लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये जो कोलैबोरेशन है इसका मकसद है कि आप स्किल किया जाए स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपका जो एरिया हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनोटेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के लिए। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो अमेजॉन वेब सर्विस इंडिया है ये प्रोवाइड करेगी सेल्फ प्लेस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम को बिना कोई कॉस्ट के स्टूडेंट को उनके DGT भारत स्किल प्लेटफॉर्म पे। ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये सर्व करेगा एक सेंट्रल रिपोजिटरी के रूप में अपडेटेड करिकुला, कोर्स कंटेंट, क्वेश्चन बैंक एंड लर्निंग वीडियो के साथ वेरियस कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनेस्को हेरिटेज डेंजर लिस्ट। तो यूनेस्को हेरिटेज डेंजर लिस्ट के बारे में हम जान ले। एक्सपर्ट फ्रॉम यूनेस्को हैव रिकमेंडेड एडिंग द इटालियन सिटी ऑफ वेनिस to the list of World Heritage Site in danger due to long-standing problems such as over-tourism and the effect of climate change। जो एक्सपर्ट है यूनेस्को के उन्होंने रिकमेंड किया है कि ऐड किया जाए जो इटालियन सिटी है वेनिस का, उसको लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर कैटेगरी पे, क्योंकि जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है जैसे कि ओवर टूरिज्म का और इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज का, ये एक प्रॉब्लम बन गया है। द सिटी हैज बीन ग्रैपलिंग विद दिस इश्यू फॉर ईयर्स लीडिंग टू द डिटोरिएशन एंड डैमेज टू इट्स कल्चरल एंड एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट। Kyiv and Lviv in Ukraine are also recommended to be put on the danger list this year। और ये जो सिटी है उसको सामना करना पड़ रहा है इस इश्यू का कई सालों से, जिसके कारण डिटोरिएशन और डैमेज हुआ है इसके कल्चर और इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट का। और जो कीव और लिविव है यूक्रेन का, उसको भी रिकमेंड किया गया है कि उसको भी डेंजर लिस्ट में डाला जाए इस साल। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, जो लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर का, इसके बारे में हम जान लें। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को कंपाइल द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। तो जो यूनेस्को है वो कंपाइल करती है जो लिस्ट होता है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर का।
This list contains World Heritage sites that are threatened by various conditions such as natural disaster, armed conflict, war, pollution, unchecked urbanization, poaching and uninhibited tourist development. ये जो लिस्ट होती है ये कंटेन करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जो कि थ्रेटेंड है बहुत सारे कंडीशन के कारण, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, पॉल्यूशन, अनचेक अर्बेनाइजेशन, पोचिंग, अनलिमिटेड टूरिस्ट डेवलपमेंट, तो उसी को ये कंटेन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिथियम एक्सट्रैक्शन। तो हम जानेंगे लिथियम एक्सट्रैक्शन के बारे में। इंडिया हैज सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड लिथियम फ्रॉम द मिनरल कॉन्सेंट्रेट ऑन ए लेबोरेटरी स्केल। भारत ने सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट कर लिया है लिथियम को जो मिनरल कॉन्सेंट्रेट था लेबोरेटरी स्केल में। The country has demonstrated its capability to develop technology for the beneficiation of lithium ore to lithium mineral concentrate। और कंट्री ने डिमोन्स्ट्रेट किया है इसके कैपेबिलिटी को डेवलप करके टेक्नोलॉजी को बेनिफिकेशन करके लिथियम ओर का लिथियम मिनरल कॉन्सेंट्रेट में। The processing and refining method for lithium ore can vary depending on the type of lithium deposit, the characteristic of the ore and the intended end use of lithium compound। और जो प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग मेथड है लिथियम ओर का वो वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का लिथियम डिपॉजिट है या कैरेक्टरिस्टिक है ओर का, और जो इंटेंडेड एंड यूज है लिथियम कंपाउंड का उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इंडिया has recently identified a comprehensive list of 30 critical minerals including lithium as a part of its mineral security strategy। और भारत ने अभी हाल ही में आइडेंटिफाई किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट को 30 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, जिसमें कि लिथियम भी आता है और ये पार्ट है उसके मिनरल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का भारत के। लिथियम के बारे में हम जान लें। लिथियम समटाइम ऑल्सो रिफर्ड एज व्हाइट गोल्ड ड्यू टू इज हाई डिमांड फॉर रिचार्जेबल बैटरी इज ए सॉफ्ट एंड सिल्वरी व्हाइट मेटल। लिथियम जिसको कि हम व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ये जाना जाता है इसके हाई डिमांड के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए, जो कि एक सॉफ्ट और सिल्वरी व्हाइट मेटल है। मेजर ग्लोबल लिथियम रिजर्व कहाँ कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व आपका चिली, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन अर्जेंटीना पे है। ये टॉप 3 कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व है। लिथियम ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया मिलकर लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। ये 6 कंट्री का नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे हम इसके बारे में। Gross fixed capital formation in the Indian economy has increased from over 32 lakh crore at constant 2011-12 prices in 2014-15 to about 54 lakh crore in 2022-23 provisional estimate। जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है इंडियन इकोनॉमी का, इसमें बढ़त देखा गया है। ये 32 लाख करोड़ था 2011-12 के समय पे, और 2014-15 से 2022-23 के दौरान ये बढ़ के 54 लाख करोड़ हो गया। ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो रिफर करता है जो टोटल अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का जो कि किया जाता है प्रोडक्शन में फिजिकल एसेट के लिए, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि कंट्री को मदद करता है एक स्पेसिफिक पीरियड पे। ये दर्शाता है जो इंक्रीज हो रहा है नेशन का कैपिटल स्टॉक को और प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को। Generally, the higher the capital formation of an economy, the faster an economy can grow its aggregate income। और जनरली होता क्या है, जितना हायर होता है कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी इकोनॉमी पे, उतने फास्टर रेट से इकोनॉमी ग्रो करता है और इसका एग्रीगेट इनकम भी। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्या इंपॉर्टेंस है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये मदद करता है। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट लीड टू एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी विच कैन रिजल्ट इन हायर आउटपुट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो बढ़ता है इन्वेस्टमेंट, इसके कारण एक्सपेंशन होता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी का, जिसके कारण हायर आउटपुट होता है और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मदद करता है। जैसे कि सपोज कीजिए कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एक न्यू फैक्ट्री को या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, तो ये क्या करेगा, अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में वर्कर को एम्प्लॉय करेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प मिलता है। ये मदद करता है इंप्रूव करने में प्रोडक्टिविटी को और कम्पिटिटिवनेस को, इनेबल करके बिजनेसेस को कि वो अडॉप्ट करे और ज्यादा एफिशिएंट मेथड और प्रोसेसेस को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, पोर्ट और यूटिलिटीज के लिए, ये इनहेंस करता है कंट्री के कनेक्टिविटी को और सपोर्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिंगर मिनिएचर रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड मॉडलिटी। तो जानेंगे इसके बारे में हम एफएमआर, एफआईआर मॉडलिटी के बारे में। तो जो आपका यूआईडीआई है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एम्प्लॉय कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को, ताकि एड्रेस किया जा सके जो फ्रॉड हो रहा है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के कारण। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको कहा गया फिंगर माइन्यूट रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड मॉडलिटी। ये है क्या, द फिंगर माइन्यूट रिकॉर्ड, फिंगर इमेज रिकॉर्ड जो है एफएमआर, एफआईआर, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है जो कि उपयोग करेगा आधार का प्रिवेंट करने के लिए जो फ्रॉड हो रहा था आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के कारण। ये कैसे काम करेगा,
ये वेरीफाई करेगा जो ऑथेंटिसिटी है फिंगरप्रिंट का ऑथेंटिकेशन के दौरान, कंबाइन करके फिंगरप्रिंट मिनट को जो कि डिस्ट्रिक्ट रिच कैरेक्टरिस्टिक होगा और फिंगर इमेज को, ये जो टेक्नोलॉजी है ये मदद करेगा डिटेक्ट करने में क्लोन फिंगरप्रिंट को, और इंश्योर करेगा कि सिर्फ जो रिंगल फिंगरप्रिंट है उसका ही उपयोग हो वेरिफिकेशन के लिए। साथ साथ यह इनहेंस करेगा सिक्योरिटी को और प्रिवेंट करेगा फ्रॉड को। आवश्यकता क्यों पड़ी? तो फाइनेंशियल ईयर 2023 पे जो टोटल नंबर था फ्रॉड केसेस का बैंकिंग सिस्टम पे वो 13,530 था, जिसमें 49% जो थे 6,659 केसेस वो डिजिटल पेमेंट कार्ड या इंटरनेट कैटेगरी के थे। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? तो जो पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड का राइज हो रहा है, इस कारण एआई बेस्ड सॉल्यूशन जो है इसका मकसद है इनहेंस करना सिक्योरिटी को और कर्व करना फाइनेंशियल क्राइम को, जो कि एसोसिएटेड है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.